दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने फियर स्ट्रीट पार्ट 1 1994 मूवी को एक्सप्लेन किया था और जैसा कि मैंने कहा था ये मूवी सीरीज एक ट्रायलॉजी होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म के पार्ट 2 की कहानी को जानेंगे जिसका नाम है फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978। अब ध्यान रहे कि पार्ट 2 की कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था, यानी कि बिना पार्ट 1 को देखे पार्ट 2 को समझ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो अब तक नहीं देख रखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, कमेंट और आई बटन तीनों जगह डाल दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें पार्ट 1 में हुई घटनाओं का एक रिकैप मिलता है, जिसके बाद हम सी बर्मन को देख पाते हैं। बर्मन के पास इट्स हैपनिंग अगेन वाला नोट था जो पहले पार्ट में शेरिफ गूडे ने कहीं छोड़ा था, विच मीन्स कि गूडे ये नोट सी बर्मन को ही देने आए थे। बर्मन अपने घर की ढेर सारे लॉक्स को लगाती है और उनके घर में ढेर सारे अलार्म क्लॉक्स भी थे, मानो वो किसी से डरते हुए अपनी जिंदगी बिता रही हो। तभी उनके डोर पे कोई नॉक करता है जिससे सी बर्मन एकदम डर जाती हैं। इसके ठीक बाद कोई उनके घर के विंडो को ओपन करके अंदर आता है और बर्मन उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि शी रियलाइजेस कि उनके घर में डीना और जॉस आए थे। ये दोनों अपने साथ सैम को भी बांध कर लाए थे, लेकिन बर्मन इन्हें यहाँ से जाने को कहती है। डीना को सी बर्मन की मदद चाहिए थी, लेकिन बर्मन का कहना था कि इस विच से बचा नहीं जा सकता, तो तुम सभी लोग कहीं दूर भाग जाओ। बहुत मनाने पे फाइनली बर्मन अग्रीज, जिसके बाद डीना और जॉस सैम को बर्मन के घर में बांध देते हैं। यहाँ से सी बर्मन अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और हम व्यूअर्स इसे देख पाते हैं। तो ये बात 12 जुलाई 1978 की है, जब सी बर्मन कैंप नाइटविंग पे गई थी और वहां उनकी सिस्टर मारी गई थी। 1978 वाली कैंपिंग के पहले ही सीन में हम जिगी बर्मन को देख पाते हैं जो जंगलों में दौड़ रही थी। तभी जिगी को विल नामक बंदा नॉक डाउन कर देता है एंड देन कुछ मीन गर्ल्स उसके सामने वो विच वाला चांट गाते हुए आती है। इन बदमाश लड़कियों की लीडर शीला थी, जिसका मानना था कि जिगी को विच साराफिया ने पजेस कर रखा है और इसीलिए वो जिगी को हैंगिंग ट्री पे लटकाकर जलाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही शीला लाइटर जलाकर जिगी के आर्म्स को बर्न करने जाती है, वहां कर्ट और निक नामक बंदे आ जाते हैं जो शीला को ऐसा करने से रोकते हैं। शीला का कहना था कि जिगी ने उसके पैसे चुराए हैं क्योंकि शी इज पोजेस्ड। वहीं कर्ट भी जिगी पे गुस्सा होता है क्योंकि सपोजिटली जिगी कैंप में अजीब चीजें कर रही थी, लाइक कैंप फ्लैग जलाना, कैंप रैबिट्स को फ्री करना, ग्राफिटी बनाना इत्यादि। कर्ट जिगी को इस कैंप से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन निक पॉइंट्स आउट कि शीला ने भी जिगी के आर्म्स को जलाया है, तो ऐसे में जिगी को एक और मौका मिलना चाहिए। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि नाइटविंग कैंप में शेडी साइड और सनीवेल दोनों जगह से बच्चे आए हुए थे और यहाँ कर्ट एंड निक सनीवेल से था एंड निक वाज नन अदर देन निक गूडे जो कि पहले पार्ट में शेरिफ था। खैर, शेडी साइड और सनीवेल के बीच एक कलर वॉर होने वाला था जहाँ शेडी साइड ब्लू कलर्स में थे और सनीवेल रेड कलर्स में। इस कलर वॉर गेम में एक टीम को दूसरी टीम का फ्लैग चुराना था और अपनी टीम के फ्लैग को डिफेंड भी करना था। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सिंडी बर्मन नामक लड़की को दिखाता है जो कि जिगी बर्मन की बहन थी और सिंडी के बॉयफ्रेंड का नाम टॉमी था। सिंडी एक बहुत ही सिंसियर टाइप की लड़की थी और उसके लाइफ का एम था शेडी साइड से किसी भी तरह बाहर निकलना। अब दोस्तों, सिंडी की एक दोस्त भी थी जिसका नाम एलिस था, लेकिन करंटली इन दोनों की नहीं बनती थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि सिंडी पास्ट में कभी एलिस के खिलाफ गई थी। मोरओवर, एलिस अपने बॉयफ्रेंड आर्नी के साथ हमेशा ड्रग्स और सेक्स में रहती थी, जो कि सिंडी के हिसाब से सही नहीं था। एनीवेज, जिगी अपने बर्न आर्म्स की मरहम पट्टी करवाने नर्स मेरी लेन के पास जाती है, जहां मेरी थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि नर्स मेरी लेन की ही बेटी रूबी लेन थी जिसने 7 लोगों को मार डाला था एंड रूबी लेन को हमने पार्ट 1 में देख रखा है। मेरी का कहना था कि रूबी एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी जो कि एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन अचानक एक दिन वो स्नैप कर गई एंड देन उसने ऐसा किया। मेरी का मानना था कि उस दिन जो भी हो रहा था वो रूबी खुद से नहीं कर रही थी, बल्कि उससे एक विच ये सब करवा रही थी। बातों बातों में मेरी मानो खो सी जाती है और वो जिगी का बैंडेज काफी टाइट बांधने लगती है, बट देन सडनली उन्हें होश आता है। दूसरी तरफ सिंडी स्टोर रूम में होती है जहां उसे किसी के होने का आभास होता है। स्टोर रूम का एक ड्रॉर ओपन था जिसमें नाइफ वगैरह थी। सिंडी फौरन टॉमी के पास जाती है एंड तभी वहां नर्स मेरी लेन आती है जिनके हाथ में चाकू था। मेरी टॉमी की तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकती और आज रात तुम मारे जाओगे क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम वॉल पे देखा है।
ऐसा कहकर मैरी टॉमी को स्टैब करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी खुद को बचाते हुए मैरी को नॉकआउट कर देता है। इस घटना के बाद पुलिस यहाँ आती है और वो नर्स मेरी लेन को गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन दोस्तों अब तक कैंप में ये बात फैलने लगी थी कि मेरी लेन को विच सारा फियर ने पजेस किया होगा। बच्चों का कहना था कि जिस तरह रूबी लेन पजेस हुई थी वैसे ही मेरी लेन भी पजेस हो गई होंगी। वहीं पुलिस का कहना था कि दोनों माँ बेटी मेंटली स्टेबल नहीं थी। इन घटनाओं के बीच शीला जिगी को काफी परेशान करती है। लाइक वो जिगी के रूम में पेंट से जिगी इज ए विच वगैरह लिख देती है। इस सब से नाराज होकर जिगी अपनी बहन सिंडी पे भी चिल्ला देती है और इन दोनों बहनों की तूतू में से हम समझ पाते हैं कि इनके फैमिली मैटर कुछ ठीक नहीं थे। लाइक इनके पिता ने इन्हें छोड़ दिया था, इनकी माँ अल्कोहलिक थी और ये लोग अपना घर भी खोने वाले थे। खैर कलर वॉर शुरू होता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि सनीवेल के बच्चे इस कंपटीशन को कभी नहीं हारे थे। टॉमी शेडी साइडर्स को लीड कर रहा था, लेकिन यहाँ टॉमी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। सिंडी टॉमी को कंफर्ट करती है और ये दोनों नर्स मेरी लेन के इन्फर्मरी में जाते हैं ताकि सिंडी पता लगा सके कि आखिर मेरी लेन टॉमी को क्यों मारना चाहती थी। यहाँ सिंडी को मेरी के ड्रॉर में कुछ पिल्स मिलते हैं जिससे सी कंक्लूड्स कि मेरी शायद ड्रग्स पे होंगी। लेकिन दोस्तों टॉमी को यहाँ एक बुक मिलता है जिसमें सेटनिज्म और सारा फियर से रिलेटेड काफी कुछ लिखा हुआ था। बुक में लिखा था कि सारा फियर ने सेटन के साथ एक डील किया था जहां वो सेटन के स्टोन पे अपना विकेड हैंड को काट ली थी और इसके बदले में उसे इटर्नल लाइफ यानी कि हमेशा जीवित रहने की शक्ति प्राप्त हुई। जिस जगह पे विच का खून गिरा था वहां विच का एक मार्ग बना और उस जमीन पे डार्कनेस यानी कि किसी तरह की कर्स आ गई। तभी इन्फर्मरी में एलिस और उसका बॉयफ्रेंड आर्नी यहाँ पहुंचते हैं जो कि ड्रग्स वगैरह की तलाश में यहाँ आए थे। एलिस इस विच डायरी का मजाक बनाती है और वो इसे पढ़ने लगती है। डायरी में लिखा था कि जब तक सारा फियर का वो कटा हुआ हैंड एंड बॉडी रीयूनाइट नहीं होगा तब तक यहाँ कर्स रहेगा। डायरी के अंदर एक मैप भी था एंड सरप्राइजिंगली ये मैप इनके कैंप साइट का ही था। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि 1666 के दौरान शेडी साइड और सनीवेल अलग हुआ था और ये कैंप साइट वाला एरिया सेटलमेंट एरिया है। इस मैप में सारा फियर का भी लोकेशन मार्क किया हुआ था और एलिस उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती थी। एलिस और आर्नी मेरी वाले पिल्स खा लेते हैं टू गेट हाई और वो इस मैप को फॉलो करने लगते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन पिल्स को खाने के बाद आर्नी को हाई फील नहीं हो रहा था क्योंकि एक्चुअली में ये पिल्स ड्रग्स नहीं थे। खैर सिंडी एंड टॉमी भी उनके पीछे जाते हैं और ये चारों फॉरेस्ट टाइप एरिया में पहुंच गए थे। उस जगह पे कई कब्रें खुदी हुई थी जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जरूर मेरी इन कब्रों को खोद रही होंगी टू फाइंड सारा फियर का बॉडी ताकि वो हैंड और बॉडी को यूनाइट कर सके। आसपास एक्सप्लोर करते हुए आर्नी को एक अंडरग्राउंड सा जगह मिलता है एंड सपोजिटली ये विच का प्लेस था। एलिस अंदर जाती है और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई वहां कुछ ही समय पहले मौजूद था। इस जगह पे अजीब अजीब चीजें थी जो कि सेटनिज्म और ऑकल्ट प्रैक्टिस से जुड़ी हुई थी। थोड़ा और एक्सप्लोर करने पे इन्हें विच का मार्क मिलता है जिसके ठीक बाद सिंडी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं टॉमी को ये आवाजें बार बार आ रही थी जिससे वो अपना आपा खोते हुए पजेस होने लग गया था। अब दोस्तों इन टनल्स में एलिस को वो स्टोन मिलता है जिसपे विच के विक्टिम्स का नाम इनग्रेव था और दोस्तों इस स्टोन को हमने पार्ट 1 के एंड में देख रखा है। यहाँ आश्चर्य की बात यह थी कि स्टोन पे टॉमी का भी नाम था विच क्लियरली मीन्स कि अब टॉमी भी पजेस होकर लोगों को मारने लगेगा। शायद इसलिए मेरी टॉमी को पहले ही मार देना चाहती थी क्योंकि मेरी इस जगह पे आई थी और उन्होंने टॉमी का नाम इस स्टोन पे देख लिया होगा। इसके ठीक बाद टॉमी पूरी तरह से पजेस होकर आर्नी को जान से मार डालता है। टॉमी सिंडी और एलिस पे भी अटैक करता है लेकिन ये दोनों किसी तरह टॉमी से बचते हैं और इसी चक्कर में वो दोनों इस अंडरग्राउंड टनल में फंस जाते हैं। टॉमी टनल से बाहर निकलकर कैंप साइट की तरफ बढ़ता है विच मीन्स कि वो कई कैंपर्स को मारने वाला था। दूसरी तरफ निक गूडे और जिगी मिलकर शीला पे एक प्रैंक करते हैं जहां वो उसे वॉशरूम में लॉक करके उसके ऊपर बग्स डाल देते हैं। इन सीन्स में हम ये समझ पाते हैं कि जिगी और निक बॉन्ड करने लग गए थे। मीनवाइल टॉमी कैंप साइट आकर एक बच्चे को मार डालता है और जल्द ही लोगों को उस बच्चे की लाश मिलती है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी हो जाती है। निक सभी बच्चों को एक जगह एकत्रित करता है लेकिन अब भी कई लोग मिसिंग थे, इसीलिए वो बाहर बाकियों को खोजने निकल जाता है। इस पॉइंट पे जिगी रियलाइज करती है कि शीला अब भी अकेले वॉशरूम में फंसी हुई थी और वो शीला को बचाने निकल जाती है क्योंकि टॉमी कई लोगों को मारने लग गया था एंड शीला पोटेंशियली कुड बी हिज नेक्स्ट टारगेट। दूसरी तरफ सिंडी फाइनली बिलीव्स कि ये सब विच कर रही है और अब वो एलिस के साथ टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। शी फाइंड्स आउट कि विच का मार्क या सिंबल एक्चुअली में उस जगह का मैप था और उसे फॉलो करके दोनों लड़कियां उस जगह के बीचों बीच पहुंच जाती हैं।
वहां उन्हें एक अजीब सा चीज दिखता है जो कि एक इंसानी दिल की तरह धड़क रहा था और इस चीज के चारों तरफ ढेर सारी मक्खियां थी। एलिस इसे टच करती है और ऐसा करते ही एलिस को ढेर सारे विजन्स आते हैं जिनमें वो आज से कई साल पहले हुए मर्डर्स को देख पाती है। ये विजन्स इतने रियल थे कि एलिस इससे काफी डिस्टर्ब होती है और वो इधर उधर भागना शुरू कर देती है। भागते भागते एलिस गिर जाती है जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। सिंडी फौरन एलिस के बोन्स को वापस स्नैप करके उसका बैंडेज करती है और इस इंसिडेंट के दौरान सिंडी और एलिस अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन सिंडी अपने लाइफ को परफेक्टली जीने के चक्कर में अपने दोस्तों को धोखा दे दी थी, जिस वजह से इनकी रिलेशनशिप खराब हुई थी। लेकिन अब सिंडी को पता चल गया था कि शेडी साइड में एक बढ़िया जिंदगी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ विच का कर्स है और यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी से परेशान होकर उससे अपने वे में डील कर रहा है। अब दोस्तों इन सब के दौरान सिंडी को एलिस के ऊपर मॉस यानी काई दिखता है और सेम मॉस उसने कैंप साइट पे भी देखा था। इस मॉस स्टेन का पीछा करते हुए ये लोग कैंप साइट के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां से ऊपर उन्हें एक होल दिखता है। यहाँ से कहानी जिगी पे फोकस करती है जो शीला को बचाने वॉशरूम में जाती है, लेकिन दोस्तों शीला जिगी पे ही अटैक कर देती है। जिगी शीला को पंच करके बेहोश कर देती है और वहां के फ्लोर में जिगी को एक होल सा दिखता है। दोस्तों ये वही होल थी जिसके नीचे फिलहाल सिंडी और एलिस थे एंड जिगी फाइनली उन दोनों को देख पाती है। जिगी ट्राइज टू गेट देम आउट, लेकिन तभी वहां टॉमी आकर जिगी पे अटैक कर देता है, जिस वजह से जिगी को भागना पड़ जाता है। भागते हुए जिगी निक से मिलती है और निक जिगी को बचाने के लिए खुद टॉमी के सामने आ जाता है। टॉमी निक के लेग्स को बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर जिगी भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस और सिंडी अब भी अंडरग्राउंड फंसे थे और ये लोग मैप वगैरह देखकर एक दूसरा रास्ता खोज निकालते हैं। सिंडी के हिसाब से मीटिंग हाउस, जो कि अब मेस हॉल है, वहां एक रास्ता जरूर होगा क्योंकि विच वहीं से निकली थी अकॉर्डिंग टू द बुक। यहाँ एलिस सिंडी को अकेले जाने कहती है क्योंकि एलिस अपने ब्रोकन लेग की वजह से उसे स्लो डाउन ही करेगी। सिंडी के जाने के बाद एलिस के नोज से खून निकलने लगता है, विच मीन्स कि विच इज नियर या फिर विच का कोई तो बॉडी पार्ट आसपास ही है। मीनवाइल सिंडी मेस हॉल के रास्ते से फाइनली बाहर निकल पाती है और वहां टॉमी जिगी पे अटैक कर रहा था। सेल्फ डिफेंस में जिगी टॉमी के फेस को एक बोरी से रैप कर देती है और एन मौके पे सिंडी आकर टॉमी को स्टैब कर देती है। इस पॉइंट पे दोनों बहनें सिंडी और जिगी बॉन्ड करते हैं और इनके पीछे से एलिस भी वहां आ जाती है। अब दोस्तों एलिस रिवील करती है कि टनल्स में उसे सेटन का स्टोन मिल गया और फाइनली उसके नीचे एलिस ने विच के हैंड को ढूंढ लिया। जी हाँ दोस्तों, एलिस अपने साथ विच का हैंड ले आई थी और कर्स को तोड़ने के लिए अब इन्हें बस इस हैंड को विच के बॉडी से यूनाइट करना था। कहानियों के हिसाब से विच की बॉडी हैंगिंग ट्री के पास होनी चाहिए थी एंड दे प्लान कि ये तीनों वहीं पे बॉडी और हैंड को मिला देंगे। अब इनके बातचीत के दौरान जिगी विच के हैंड को टच करती है, जिससे उसके नोज से ब्लड निकलता है और ये ब्लड विच के हैंड पे गिरता है, जिससे जिगी को सारा फियर की विजन्स आती है। इसके ठीक बाद टनल्स के अंदर वो अजीब सा चीज जोरों से बीट करने लगता है और उसमें से कुछ आकृतियां बाहर आने लगती हैं जो कि शायद विच के पुराने किलर्स थे। इतना ही नहीं, जिस स्टोन पे विक्टिम्स के नेम्स इनग्रेव्ड थे उनमें से भी खून निकलने लग जाता है। खैर, जिगी, सिंडी और एलिस शवल्स वगैरह लेकर हैंगिंग ट्री के पास जाने का सोचती हैं कि तभी टॉमी वहां वापस आकर एलिस को मार डालता है। इस पॉइंट पे मेस हॉल से ढेर सारे किलर्स इमर्ज करते हैं, जिन्हें देखकर सिंडी और जिगी हैंगिंग ट्री के पास भागते हैं। ट्री के पास दे स्टार्ट डिगिंग, लेकिन ढेर सारे किलर्स इनकी और चारों तरफ से बढ़ रहे थे। इन्हें वहां विच की बॉडी नहीं मिलती, इसलिए सिंडी जिगी को भागने बोलकर खुद किलर से भिड़ जाती है। ना इनमें से एक किलर, जो कि टॉमी था, वो कुल्हाड़ी से सिंडी के सीने पे बार बार प्रहार करता है, वहीं दूसरा किलर जिगी को स्टैब कर देता है। इन अटैक से दोनों बहनें मारी जाती हैं, जिसके बाद किलर्स यहाँ से चले जाते हैं। नाउ इस इंसिडेंट के ठीक बाद निक इस जगह पे आता है और वो जिगी को सीपीआर देता है, जिससे जिगी वापस जिंदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिगी बच जाती है, लेकिन सिंडी नहीं बच पाती और ये किलर्स जिगी के पीछे इसीलिए थे क्योंकि जिगी का खून विच के हैंड पे गिरा था। अब इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स में एक कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सी बर्मन जिंदा बची थी, लेकिन यहाँ तो सिंडी बर्मन मारी गई और जिगी बर्मन बच गई। यहाँ हमें क्लियर किया जाता है कि जिगी उसका पेट नेम था, यानी कि जिगी का असली नाम क्रिस्टीन बर्मन था और वही सी बर्मन है, ना कि सिंडी। जी हाँ दोस्तों, जिगी या सी बर्मन निक से कहती है कि ये सब विच का किया धरा है, लेकिन निक इस बात में यकीन नहीं करता। इनफैक्ट जिगी की कहानी पे किसी को भी भरोसा नहीं होता। तब से जिगी अकेले ही एक शांत जिंदगी जीने लग गई थी, क्योंकि उसका मानना था कि विच को रोका नहीं जा सकता।
वहीं निक शेरिफ बन गया था और इसीलिए वो जिगी उर्फ सी बर्मन के पास इट्स हैपनिंग अगेन वाला नोट छोड़ा था। अब दोस्तों इस कहानी को सुनकर डीना वाज सुपर एक्साइटेड, क्योंकि अगर आपको याद हो तो डीना एंड जॉस को विच की बॉडी ऑलरेडी मिल चुकी थी। विच के हैंड की लोकेशन सी बर्मन को पता थी, जो बताती है कि हाथ हैंगिंग गार्डन के पास ही बड़ी हो गया होगा, जहां फिलहाल शेडी साइड मॉल है। डीना और जॉश फौरन मॉल जाते हैं, जहां मॉल के बीचों बीच वो हैंगिंग ट्री अब भी था और खुदाई करने पे उन्हें वहां विच का हैंड मिल जाता है। ये दोनों हैंड लेकर फौरन बॉडी वाली लोकेशन पे जाते हैं और डीना ये सब अकेले करना चाह रही थी। नाउ बॉडी वाली स्पॉट पे डीना की नोज ब्लीड करती है, विच मीन्स द विच इज नियर, और डीना फौरन ही बॉडी से हैंड को रीयूनाइट कर देती है। उसके ऐसा करते ही शी गेट्स अ विजन ऑफ विच सारा फियर। इस विजन में डीना विच की जगह खुद को देख पाती है एंड द ईयर वाज 1666। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 मूवी की कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिलती है, जहां पार्ट 1 और पार्ट 2 के कई कैरेक्टर्स ओल्ड टाइम के सेटिंग में थे, लाइक जिगी, जॉस, डीना, टॉमी इत्यादि, एंड दीज सीन्स वर रियली क्रीपी। इन सीन्स में खास बात यह थी कि सारा फियर की जगह यानी कि विच के रोल में हम डीना को देख पा रहे थे। Now this sets us up for the finale of this trilogy, which is Fear Street Part 3 1666, और ये अगले ही फ्राइडे रिलीज होने वाली है। वहाँ हमें सारा फियर की पूरी ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ इस ट्रायलॉजी की एंड पता चलेगी, और साथ ही में मैं आपको इस पूरे सीरीज की थियरीज भी अगली वीडियो में ही अक्यूमुलेट यानी कि एक साथ बता दूंगा। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।